हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो भैया कैसे हो सभी? बताओ यार, बढ़िया हो? हाँ, चलो अब कम समय है, जानते ही हो। पहली चीज़ कम समय है, दूसरी चीज़ रिवीजन बढ़िया करना है, तीसरी चीज़ तुम्हें रिवीजन तो करना है लेकिन साथ में जो सिली मिस्टेक, जहाँ ज़्यादा सिली मिस्टेक होता है वो बचना है, उससे बचना है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का हम लोग बहुत कम समय में मतलब जितना हो पाया हम तो अभी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए भी तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है। ठीक है, एक समय में 4-5 चैप्टर रिवीजन करवाना बहुत कठिन बात है, लेकिन कोशिश करने में क्या ही जाता है। मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो, अपने से प्रयास करो कम समय में ज़्यादा रिवीजन करने के लिए। करो ना, बस सब कुछ करने के बाद स्टार्ट करो, बाकी सब लास्ट में पहुँचेगा ही पहुँचेगा। बस ये शुरुआत करो, अभी अपने आप को पुश करो, आगे जाके जब पुश करोगे ना तो अपने आप चलता जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अपने सिली मिस्टेक को कम करना है। कम करने का मतलब जो एनसीईआरटी से गलत होने का चांसेस ज़्यादा होता है वहाँ पे हम लोग थोड़ी बढ़िया से स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो आ गए हैं हम लोग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे आ गए हैं। चलो स्टार्ट है। बताओ भैया, ये चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार हो? हाँ सर, हम लोग तो तैयार हैं। 1 सेकेंड देना मुझे थोड़ा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो भैया, अब हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम लोग तो आवाज़ परफेक्ट होगा। चलो ठीक है। चलो हाँ, मैं ये बोल दे रहा हूँ कि भैया जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हमने आप लोगों के पास एनसीईआरटी की ही लाइनें ले आए हैं, लेकिन कम समय में ज़्यादा प्रोवाइड करवाना है तो मैंने कुछ पॉइंट अलग कर दिए हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ, सब चीज़ दिखा दे रहा हूँ एक बार। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि रेस्पायरेटरी ऑर्गन मैंने अलग कर दिया है, जैसे ह्यूमन रेस्पायरेटरी पाथवे वो मैंने अलग कर दिया है। तो मैंने काफ़ी कुछ अलग कर दिया है, लेकिन मैं यही बोलूँगा जितना भी मैंने चीज़ें लिए हैं सारे एनसीईआरटी से लिया हूँ, कोई अलग से नहीं। बहुत कम समय में बहुत शॉर्ट नोट बनाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि रेस्पायरेटरी ऑर्गन की बात कर दी जाए तो हर एक ऑर्गन के अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन के अंदर रेस्पायरेटरी का मैकेनिज्म अलग अलग होता है कि नहीं? हाँ सर, बात तो सही है। अब बताओ, जैसे कि लोअर इन्वर्टिब्रेट के अंदर कैसा रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म होता है? बाई सिंपल डिफ्यूजन के जरिए जो लोअर इन्वर्टिब्रेट के अंदर बाई सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अर्थवर्म, भैया यही होता है, यही मैचिंग के रूप में तुम्हें दिया जाता है कि मिलाओ किसमें कौन सा रेस्पायरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। जैसे कि अर्थवर्म की बात कर दी जाए तो मॉइस्ट क्यूटिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? मॉइस्ट क्यूटिकल पाया जाता है। इंसेक्ट के अंदर कैसा रेस्पायरेटरी ऑर्गन पाया जाता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिसे हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। फिर उसके बाद बात कर दी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क के अंदर बात कर दी जाए तो गिल्स पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? ब्रैकियल रेस्पिरेशन। अब मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, लोअर इन्वर्टिब्रेट के अंदर कैसा मैकेनिज्म पाया जाता है? भाई सिंपल डिफ्यूजन। अर्थवर्म के अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट के अंदर ट्रैकियल सिस्टम, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क के अंदर बात कर दी जाए तो गिल्स पाए जाते हैं, ब्रैकियल रेस्पिरेशन पाए जाते हैं। बात करिए एमन वर्टिब्रेट और फिशेस के अंदर क्या पाया जाता है? मोस्टली नहीं, एमन मतलब कुछ वर्टिब्रेट और कुछ फिशेस के अंदर गिल्स पाए जाते हैं, लेकिन वहीं पे एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, मैंने क्या बोला? एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल के अंदर क्या पाए जाते हैं? लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर रहा है एम्फीबिया लाइक फ्रॉड तो इस साल एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो तुम्हें मालूम ही हो जाती है एम्फीबिया, जैसे कि फ्रॉड की बात कर दी जाए तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब ये एक्सटेंड लंग्स और जस्ट तीनों तरीके से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। आओ ह्यूमन रेस्पायरेटरी पाथवे पढ़ते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी की पहली पूरी क्या नाम है, पहला जो ये पैराग्राफ है ये खत्म हो जाएगी, इसी तक दिया था। ठीक है, अब उसके बाद करिए ह्यूमन रेस्पायरेटरी पाथवे की बात कर दी जाए तो ह्यूमन रेस्पायरेटरी पाथवे का क्या सीक्वेंस है जरा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल पाया जाता है कि नहीं? देख लो, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल पाया जाता है कि नहीं? हाँ सर, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल पाया जाता है। फिर उसके बाद नेशनल पैसेज मतलब जो पैसेज मतलब क्या नाम है, दरवाजा पाया जाता है कि नहीं? नेशनल पैसेज पाया जाता है। और उस दरवाजे के अंदर जाओगे तो दरवाजे का अंदर रूम हो जाना तो नेशनल चैम्बर पाया जाता है। सबसे पहले एनसीईआरटी
एनसीईआरटी ने लिखा क्या, एक्सटर्नल पेयर नॉस्ट्रिल पाया जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला नेसल चैम्बर थ्रू नेसल पैसेज, थ्रू मतलब नेसल पैसेज से होते हुए नेसल चैम्बर में जाओगे, दरवाजे से होते हुए कमरे में जाओगे, कमरे से होते हुए दरवाजे में नहीं जाओगे, दरवाजे से होते हुए कमरे में जाओगे। मतलब एनसीईआरटी ने ये लिखा कि पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है नेसल चैम्बर थ्रू नेसल पैसेज, थ्रू मतलब कहाँ से, थ्रू मतलब नेसल पैसेज से होते हुए। एनसीईआरटी की लाइनें तुम्हें मैं बता रहा हूँ, वो लिखा था थ्रू नेसल पैसेज इन नेसल चैम्बर में आओगे, लेकिन कैसे, थ्रू नेसल पैसेज होते हुए। एनसीईआरटी की ये लाइनें हैं, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेसल पैसेज, फिर नेसल चैम्बर, फिर उसके बाद फेरेंट तो तुम्हें मालूम हो जाती है कॉमन फॉर फूड एंड वाटर, दोनों के लिए कॉमन होता है। फूड भी यहाँ पे आता है और वाटर भी आता है। फूड पाइप में चला जाता है, वाटर पाइप में चला जाता है, और विंड पाइप का ही दूसरा नाम होता है ईसोफेजस, ठीक है। ईसोफेजस विंड पाइप का नाम नहीं होता है, फूड पाइप का नाम होता है, और विंड पाइप का नाम होता है ट्रैकिया, ठीक है। ये मत भूलना, कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रैकिया में चला जाता है। लैरेंथ मतलब साउंड बॉक्स होता है, ये यहाँ से जो हमारा वोकल सेट यहीं पे पाया जाता है, जिसकी वजह से जो हम बोलते हैं उसका साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यही लैरेंथ होता है, इसके ऊपर ट्रैकिया होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब सीधे तुम इतना जानो, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पाया जाता है। सबसे पहले मुझे बताओ भैया क्या पाया जाता है, सबसे पहले मुझे बताओ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पाया जाता है। फिर उसके बाद नेसल पैसेज होता है, नेसल पैसेज से होते हुए नेसल चैम्बर में आओगे, और नेसल चैम्बर में होते हुए ये तुम चले जाओगे फेरेंस में, फेरेंस से होते हुए लैरेंस, फेरेंस जो कि कॉमन फॉर फूड एंड वाटर दोनों के लिए कॉमन होता है। फिर उसके बाद लैरेंस में आ जाओगे, फिर उसके बाद तुम ट्रैकिया में आ जाओगे, फिर उसके बाद मिड थोरेसिक कैविटी में आ जाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, जिसकी वजह से ये क्या नाम है डिवाइड हो जाते हैं। ये यहाँ यही T5 थोरेसिक वर्टिब्रे से डिवाइड हो जाते हैं, हमारे दोनों लंग्स डिवाइड हो जाते हैं T5 वाले रीजन से, ठीक है। फिफ्थ थोरेसिक से हमारा क्या नाम है ये लंग्स डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद ये बनाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, थर्डरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल या प्राइमरी ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर अल्वलाई एयर सेट इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। आओ एक बार बढ़िया से हम लोग पूरा क्या नाम है पैसेज इस बार बढ़िया से डिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रिल से होते हुए नेसल पैसेज से हुए नेसल चैम्बर से होते हुए फेरेंट से लैरेंस में मिड थोरेसिक कैविटी, जहाँ पे T5 वाला रीजन होता है, वहाँ पे जो लंग्स होते हैं वो मेरा डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड हो जाने के बाद ये प्राइमरी ब्रोंकाई बनाते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्जियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर इरेगुलर एयर सेट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एल्वुलाई, ठीक है। ये सारी बात हमने कर लिया। अब ये बता दो एपिग्लॉटिस क्या होता है। एपिग्लॉटिस होता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जो कि प्रिवेंट करता है फूड। जिस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि अच्छा देखो ये मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है। ये काम क्या करता है एपिग्लॉटिस का काम, करता है 1 सेकेंड, हाँ, ये क्या करता है एपिग्लॉटिस का काम करता है, ठीक है। जिस तरीके से फूड आया तुम्हें मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, फिर ये जब फूड आया तो फूड पाइप में जाने, मतलब ये जो बिंड पाइप है, ये तो बिंड पाइप है, समझ लो ये बिंड पाइप है, ठीक है। अब फूड आया इस नली में फूड आया, ठीक। तो ये क्या करता है, ये इस तरीके से तो बंद कर देता है जिसकी वजह से फूड बिंड पाइप में ना जा पाए। ये होता है कुल मिला के बिंड पाइप। ये है बिंड पाइप, ये है एपिग्लॉटिस इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जो कि फूड तो बिंड पाइप में जाने से रोकता है। जिस तरीके फूड आया यहाँ पे बिंड पाइप में ना इंटर कर जाए तो ये बंद हो जाता है, ऐसे ये बंद हो जाता है, जिसके वजह फूड पाइप में चला जाता है, ये बिंड पाइप में नहीं जा पाता। तो ये बात तुम्हें और अच्छे से समझ में आ रही होगी शायद, ठीक है। मैं पूरा अपने प्रोसेस
बताया हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या बोले हैं कि भैया थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है। थिन इलास्टिक, सबसे पहले ये जानो क्या होता है। इलास्टिक होता है, पतला होता है। थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है। यही छोटी छोटी शब्द तुमसे गलती करवा सकता है। बोल दिया थिट, थिट नहीं होता, थिन होता। थिन होता है, इलास्टिक होता है, कार्टिलेजनस फ्लैप होता है, जो कि ये प्रिवेंट करता है फूड इनटू अ लैरेंज। लैरेंज मतलब जो हमारे विंड पाइप में जो होता है, सबसे पहले फेरेंज के बाद लैरेंज आता है, तो लैरेंज में जाने से रोकता है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें ये मालूम पड़ ही गया है एपिग्लॉटिस क्या होता है। अब देख लो, ये देख लो, ट्रैकिया से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए इनिशियल ब्रोंक्यूल, मतलब मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब सीधे तुम ये जानो। आओ मैं तुम्हें यहीं से दिखाता हूँ, हटो। देखो, ये फिगर जब तुमने देखा, ये फिगर तुमने देखा, तो ये होता है एपिग्लॉटिस, ये होता है एपिग्लॉटिस। आओ मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, ये होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है। फिर उसके नीचे क्या है, लैरेंस है। उसके नीचे क्या है, लैरेंस है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसे हम बोलते हैं लैरेंस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लैरेंस। लैरेंस एपिग्लॉटिस के नीचे पाया जाता है। अब इन्होंने बोला क्या, ये जो आप लंबा सा ट्रैकिया देख रहे हो, ये तुम लंबा सा ट्रैकिया देख रहे हो, हाँ, ये ट्रैकिया मतलब बात कर रहे हैं, ये ट्रैकिया से होते हुए, ट्रैकिया मतलब ये यहाँ से लेके पूरा ट्रैकिया स्टार्ट हुआ है, हाँ स्टार्ट हुआ है। तो ये ट्रैकिया से होते हुए लास्ट 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 में बोल है यहाँ तक तुम देखो, तुम्हें यहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ तक तुम देख रहे हैं, जो चलिए नहीं यही में ना, हाँ यहाँ तक तुम्हें दिख रहा है, हाँ सर यहाँ तक दिख रहा है। तो तुम ये देखो, यहाँ पे तुम्हें कुछ अलग चीज़ दिख रहा है क्या सर, मुझे नहीं समझ रहा। यहाँ पे तुम्हें सी टाइप कार्टिलेजनस फ्लैप दिख रहा है, सी टाइप इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस फ्लैप दिख रहा है, हाँ सर सी टाइप इनकम्प्लीट सी टाइप कार्टिलेजनस फ्लैप देखने को मिल रहा है। कहाँ से, ट्रैकिया में, पूरे ट्रैकिया में फैला हुआ है। फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्जियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक ये सारी चीज़ें रहती है। जाओ देखते हैं लिखा क्या है। बोल रहे हैं कि भैया ट्रैकिया से होते हुए ये T5 वाला जो रीजन है वहाँ पे, फिर उसके बाद इनिशियल प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्जियरी ब्रोंकियोल, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल तक, मतलब ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल तक यहाँ पे एक चीज़ पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट मतलब मेरे कहने का मतलब ये जैसे मार्कर का इंक है, हाँ सर ये है। तो यहाँ पे वन सेकेंड मुझे दो, हाँ मिल गया। देखो ये है पूरा रिंग, ये तुम्हें रिंग देख रहा है, हाँ सर ये रिंग देख रहा है। अब ये आधा तोड़ दो, मेरे कहने का मतलब सीधे से तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ। हाँ ये देखो, ये होता है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया से आधा मतलब इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट रिंग है, लेकिन जब पीछे से हटा दो, पीछे से आधा पार्ट हटा दो, तो ये इनकम्प्लीट। तो जो मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, चलो देना, हाँ तुम्हें अब ये चीज़ तुम देख रहे हो, अभी तक मैंने पूरा रेंज दिखाया था, अब ये आधा रेंज हो गया, देख लो ये आधा रेंज हो गया है कि नहीं। हाँ तो ये क्या करता है, यही आधा रेंज मतलब इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रेंज, समझ लो ये कार्टिलेजनस रेंज है और इनकम्प्लीट है। ये आधे से इस तरीके से ट्रैकिया में फंसा होता है, ट्रैकिया में तो इस तरीके से फंसा होता है, इस तरीके से तो ट्रैकिया में फंसा होता है। पीछे से देखो, पीछे से नहीं है, तुम देखो ये पीछे फूड पाइप होता है, आगे विंड पाइप होता है, पीछे फूड पाइप होता है, आगे विंड पाइप होता है। तो तुम समझो ये इनकम्प्लीट विंड पाइप में अटका होता है इस तरीके से, देखो पीछे से है नहीं है, और आगे से इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग पाया जाता है। आगे से कार्टिलेजनस रिंग, पीछे से कुछ भी नहीं, आगे से कार्टिलेजनस रिंग, पीछे से कुछ भी नहीं। तुम्हें ये चीज़ तुम्हें बहुत बढ़िया से, मुझे लगता है बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लंग की बात कर दी जाए तो ये कवर्ड होते हैं दो लेयर से, एक होता है प्लूरल लेयर और एक होता है विसरल लेयर। ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी आई होप, ठीक है।
अब चलो हम ये बात बता दें, अब बोल रहे हैं कि भैया लंग के पास दो लेयर होता है, एक होता है प्लूरल और एक होता है विसरल, ठीक है, एक होता है प्लूरल लेयर, एक होता है विसरल लेयर। और जरा देखते हैं इन लोग की बात क्या कहता है एनसीईआरटी। बोले इन बिटवीन द लेयर, मतलब इन दोनों प्लूरल लेयर और विसरल लेयर के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, और ये क्या करता है, फ्रिक्शन तो रिड्यूस करता है, ठीक है, फ्रिक्शन तो रिड्यूस करता है। जाते एनसीईआरटी में देख लेना, यही चीज लिखा हुआ है। अब बोले कंडक्शन पार्ट जैसे तुम बोलोगे कंडक्शन पार्ट कंडक्ट करवाना, कंडक्शन पार्ट का क्या मतलब हुआ, कंडक्ट करवाना, कैसे कंडक्ट करवाना, मतलब एयर हम नोज के थ्रू नॉस्ट्रिल से होते हुए नेशनल चैम्बर में होते हुए नेशनल पैसेज के अंदर जाते हैं। जब हम एयर लेते हैं तो नोज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होते हुए नेशनल पैसेज से होते हुए नेशनल चैम्बर, थ्रू फेरेंस, थ्रू लैरेंस, थ्रू इनिशियल ट्रैकिया, फिर इनिशियल ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्जरी ब्रोंकाई, और फिर उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल। ये जो होता है कंडक्शन पार्ट होता है। मैंने क्या बोला, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, फिर उसके बाद एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ भैया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, फिर उसके बाद नेशनल पैसेज, फिर उसके बाद नेशनल चैम्बर, फिर उसके बाद फेरेंस, फिर उसके बाद लैरेंस, फिर उसके बाद ट्रैकिया, फिर उसके बाद हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्जरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल। मतलब इन्होंने बोला क्या है भैया, इनिशियल ब्रोंक्यूल टर्मिनल, मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके, मतलब जो हमारी बाहरी जो नाक की नॉस्ट्रल है वो उसके साथ साथ टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, इसे हम बोलेंगे कंडक्शन पार्ट। अरे बोल भाई कंडक्शन पार्ट तुम्हें नहीं समझ में आया, नहीं सर मुझे नहीं समझ में आया, और मैं तुम्हें और अच्छे से बता रहा हूँ। देख भैया ये देख ले, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जो जो हम्म, 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 हम्म। हाँ देख, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल नेशनल पैसेज से होते हुए नेशनल चैम्बर में आना है, फिर नेशनल चैम्बर से होते हुए फेरेंस में आना है, लैरेंस में आना है, ट्रैकिया में आना है, फिर उससे होते हुए थोरेसिस में जाना है, थोरेसिस रीजन T5 वर्टिब्रे में जाना है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद टर्जरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल। मतलब ये जो होता है ये कंडक्शन पार्ट होता है, और रेस्पिरेटरी पास सिर्फ एल्बलाई और उसके डक्ट होते हैं, ठीक है। लिखा क्या है और मैं तुम्हें देता हूँ, कंडक्शन पार्ट की बात कर रहे हो तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कैसा पार्ट होता है, कंडक्शन पार्ट। वहीं पे रेस्पिरेटरी जहाँ पे एल्बलाई और उनके डक्ट आपस में एक्सचेंज करते हैं एयर, तो मेन एक्सचेंज मतलब हमारी बॉडी में जो एयर का मेन एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्बलाई में। लेकिन बाकी हमारे ये जो सारे पैसेज हैं ये एयर तो कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं, लेकिन मेनली एयर का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्बलाई और उसके डक्ट में होता है। तो लिखा क्या है, एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। एक्चुअल डिफ्यूजन कहाँ होता है, O2 और CO2 का ब्लड और एटमॉस्फेरिक के बीच में एल्बलाई में ही होता है और उनके डक्ट में ही होता है। फिर उसके बाद लंच की बात करिए, ये सिचुएटेड होता है थोरेसिक चैम्बर में, एयर टाइट चैम्बर होता है। एनाटोमिकली सेटअप ऑफ लंग्स एनी चेंज इन वॉल्यूम, अगर जैसे कि हमारे जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे लंग्स में चेंज होता है कि नहीं। अरे भैया जब मैं एयर ले रहा हूँ तो हमारे थोरेसिक चैम्बर में चेंज हो रहा कि नहीं। तो इसीलिए बोला गया है कि जब लंग्स जो होता है ये हमारे थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होता है और एयर टाइट चैम्बर होता है। एनाटोमिकली सेटअप ऑफ लंग्स जब हम देखते हैं बहुत गहराई से तुम्हें मालूम पड़ता है, अगर कभी भी हम ऑक्सीजन या एयर, अभी तुम ऑक्सीजन छोड़ो या ऑक्सीजन परफेक्टली बोलना ये गलत होगा, मैं बोलूँगा एयर। जब हम कभी भी एयर लेते हैं तो उसमें हमारे थोरेसिक कैविटी में चेंजेज आता है। देखो ये चेंज हुआ, क्या हुआ बेसिकली जब कोई भी हमने एयर लिया तो हमारी थोरेसिक कैविटी में चेंज आया, उसका वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है। तो इन चेंज मतलब बढ़ना या घटना, कितना वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, इट विल रिफ्लेक्ट इन लंग्स से बाहर ही एकदम पूरी तरीके से दिखता है ये चीज़, ठीक है। हालांकि तुम लोग रिवीजन करो तुम्हें मालूम होगा। फिर एनसीईआरटी ने लिखा वी कैन नॉट, हम कभी भी डायरेक्टली नहीं अल्टर कर सकते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम की बात कर रहा है। ब्रीथिंग तो हम डायरेक्टली कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एनसीईआरटी की पूरी लाइन यही पढ़ना है, यही तुम्हें पढ़ना है। वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते क्या, आफ्टर दी डायरेक्टली कंट्रोल या डायरेक्टली अल्टर दी पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। अब उसके बाद ब्रीथिंग की बात कर दी जाए तो सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइनें जो लिखी है वो देखो। एनसीईआरटी की लाइनें आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लिखा है कि नहीं, मैंने हटा दिया है कि नहीं ये भी नहीं मालूम। हाँ शायद मैंने हटा दिया है, हटा दिया।
बोल रहे हैं भैया देखो, ब्रीथ इन लेते वक्त जब हम एटमॉस्फेयर, देखो पहली चीज़ मेरे साथ फील करो, देखो ये पूरे हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर तो लेते हैं, ये क्या किया, एटमॉस्फेरिक एयर का ड्रॉन किया, ड्रॉन मतलब लेना, एनसीईआरटी ने लिए लिखा है साफ साफ, एटमॉस्फेरिक एयर विल बी ड्रॉन एंड CO2 हमारे बॉडी के अंदर CO2 रिच एल्वुलर प्रेजेंट पाए जाते हैं, मतलब CO2 हमारी बॉडी के अंदर जाता है। अब इसे हमें बाहर निकालना, इसे हमें बाहर निकालना, इसे हमें बाहर निकालना, तो मतलब इन्होंने बोला ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर तो लेना और CO2 तो निकालना, CO2 तो निकालना, एटमॉस्फेरिक एयर तो लेना, एटमॉस्फेरिक एयर will be drawn and CO2 rich alveolar will be released out। लिखा क्या है, CO2 rich alveolar will be released out और एटमॉस्फेरिक एयर तो लेना, इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग। फिर उसके बाद एयर होते 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 हमारे कहाँ पहुँच जाए, हमारे कहाँ पहुँच जाए, जहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है एल्वुलाई में पहुँच जाए, और एल्वुलाई में बोले डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, बोले कि जहाँ पे एल्वुलाई होता है वहाँ पे एल्वुलर मेम्ब्रेन पाया जाता है, वहीं पे एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, मतलब बात कर रहा है कि जहाँ पे एल्वुलाई का कहने का मतलब क्या हुआ, देखो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया इस तरीके से होते हुए, इस तरीके से होते हुए ये हमारा एल्वुलाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम ये देखो कि भैया ऐसा है, ये ऐसा है कि एयर होते हुए आ रहा, एयर आ रहा, एयर आ रहा, एयर आ रहा, एयर आया, एयर आया, एयर आया, हाँ सर एयर आ गया, अब एयर आ गया, एयर आ गया, एयर आ गया। अब एयर आ जाने का मतलब क्या हुआ, एयर आ गया तो तुम ये समझो, अब इसी के बीच में ये तो हो गया मेम्ब्रेन, ये तो तुम्हें जो ब्लड दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, मेम्ब्रेन है। अब यहीं पे हमारे टिश्यू पाए जाते हैं, यहीं पे हमारे टिश्यू पाए जाते हैं, यहीं पे हमारे टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। अब बोल क्या रहा है भैया, ऐसा है कि ये जो ऑक्सीजन है वो इधर आएगा, ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक होते हुए वो इधर चला आएगा, और इतना ही नहीं, और अभी और है, बोले CO2 जो है वो एल्वुलर मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर जाएगा, मतलब ये एल्वुलर मेम्ब्रेन से होते हुए CO2 चला जाएगा, CO2 चला जाएगा, CO2 चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ ये समझे, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, एयर आता है, एयर आ रहा, एयर आ रहा, एयर आ रहा, और CO2 रिलीज हो रहे हैं, CO2 रिलीज हो रहे हैं, CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब सीधे है भैया, ये बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि एटमॉस्फेरिक एयर तो हम कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, एल्वुलाई के अंदर भी एक्सचेंज हो रहा है, ये टिश्यू में आ जा रहा है, ये टिश्यू में आ जा रहा है, ये क्या है बेसिकली, ये हमारा टिश्यू है, ये हमारा टिश्यू है, टिश्यू में एटमॉस्फेरिक एयर का आना और CO2 का निकल जाना, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस दी एल्वुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि ऐसा है जब टिश्यू में आ गया, तो अब ये टिश्यू में आ गया तो अब ये इस ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू होते हुए हर एक ऑर्गन को पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है, ब्लड को होते हुए पूरे हर एक ऑर्गन में पहुंचा दिया जाए। थर्ड स्टेप लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाई ब्लड, मतलब अब ये गैसेज टिश्यू में आ चुके हैं, जो हमारा एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है या एटमॉस्फेरिक गैसेज है ये ब्लड में आ चुका है, अब ये ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन के पास ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाएगा। और बोल रहे हैं कि भैया ये भी छोड़ो, बोल रहे हैं डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, अब यहाँ पे ब्लड और टिश्यू के बीच में, अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एल्वुलर मेम्ब्रेन के बीच में हो रहा था, मतलब ये कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब भैया मैं कहना क्या चाहता हूँ कि भैया ये क्या है, अच्छा तुम ये बताओ ये क्या है बेसिकली, तुम बताओ ये क्या है। सर ये मुझे तो नहीं मालूम, ये क्या है, ये होता है एल्वुलर मेम्ब्रेन। अरे बोल भाई एल्वुलर मेम्ब्रेन होता है कि नहीं, हाँ सर ये एल्वुलर मेम्ब्रेन होता है। ये क्या होता है, ये हमारे ब्लड के थ्रू होते हुए ऑक्सीजन जा रहा है। अरे देख भाई, अब बोले कि भैया ये ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हो रहा है, लेकिन अब मेनली अब उसके बाद बता रहे हैं कि भैया ये टिश्यू है, 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 ये टिश्यू है। अब बोले कि ब्लड के होते हुए जो ये ऑक्सीजन आ रहा है, जो, अरे यार सॉरी चला जाए, 1 मिनट हो जाओ, हाँ जो बोल रहे हैं कि भैया ऐसा है कि हमने क्या किया, हमने बोला कि ऐसा है कि ये एल्वुलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ से O2 आया और यहाँ से CO2 ब्लड में आ चुका है,
ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है। मेरे कहने का मतलब सीधे जान दो कि ये भैया ब्लड है, ये ब्लड है, ये ब्लड है, ये ब्लड है, ये एल्वेलर मेम्ब्रेन है, एल्वेलर मेम्ब्रेन है। यहाँ से O2 आएगा, यहाँ से O2 आएगा, यहाँ से O2 आएगा। मैंने क्या बोला? यहाँ से O2 आएगा, सीधी बात, यहाँ से O2 आएगा और यहाँ से O2 आने के बाद CO2 चला जाएगा, CO2 चला जाएगा, CO2 चला जाएगा, CO2 चला जाएगा, ठीक है, CO2 चला जाएगा। अब बोले कि ये तो पहला डिफ्यूजन हुआ, यहाँ पे पहला डिफ्यूजन हुआ, यहाँ पे पहला डिफ्यूजन हुआ। अब इन्होंने बोला कि ऐसा है कि अब ये जो गैसेज है ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डिफरेंट जो जहाँ पे भी जाना रहेगा वहाँ पे भी ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बोले ऐसा है तो डिवाइड तो हो ही जाएगा, डिवाइड तो हो ही जाएगा, ये तो बता ही रहा हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये बोले हैं कि डिवाइड तो हो जाए, लेकिन अब एक्चुअली में दूसरी जगह डिफ्यूजन हो जाए टिश्यू और ब्लड के बीच में, टिश्यू और ब्लड के बीच में। ये है हमारा टिश्यू, ये है हमारा टिश्यू, ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ये जो होता है हमारा टिश्यू होता है, ठीक है। अब बोले कि ये ब्लड जा रही है, ये ब्लड जा रही है, तुम्हें दिख रहा होगा कि ये हमारी ब्लड वेसल जा रही है, ये हमारी ब्लड वेसल जा रही है, ये हमारी ब्लड वेसल जा रही है। बोले यहाँ से अब इनके बीच में डिफ्यूजन हो रहा है, इनके बीच में डिफ्यूजन होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो O2 है वो यहाँ पे चला आएगा और जो हमारा CO2 है, जो हमारा CO2 है ये टिश्यू में है, ये यहाँ पे ब्लड में चला जाता और यही ब्लड फिर वापस चला जाता है यहाँ पे एल्वेलर मेम्ब्रेन और यहाँ से CO2 चला जाता है बाहर और O2 फिर अंदर आने लगती है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, आई होप तुम्हें ये बढ़िया से बातें समझ में आ रही होंगी। तो आओ चलो चलते हैं अपने लाइनों पे। तो ये बात तुम्हें समझ में आ रही कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, अब डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। देखो ये होता है टिश्यू, ये होता है ब्लड, मैंने पहले बताया टिश्यू और ब्लड, और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन टिश्यू के पास आ जाए और टिश्यू के थ्रू जो CO2 है वो ब्लड में चला जाए। ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, ये तुम्हें समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि अब ये जो O2 है टिश्यू पे मिल जाए, टिश्यू मिल जाए, और वहाँ पे तुम्हें रेस्पिरेशन इन प्लांट में तुमने पढ़ा था कि भैया जो एनर्जी बनती है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूट के एनर्जी बनती है, तो अब ये ऑक्सीजन लेके एनर्जी बना देगा, मतलब लिखा है सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इनस्पायरेशन तो अब हैं एयर तो लेना, अंदर लेना, तो एयर एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन, तो इसे हम बोलते हैं इनस्पायरेशन। वहीं पे इनस्पायरेशन जब होगा तो इंटर पल्मोनरी प्रेशर, अंदर का पल्मोनरी प्रेशर कम होता लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे कि इसे हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक एयर। अभी यही चीज़ तुम्हें घुमा देना, नेगेटिव प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक एयर विथ रिस्पेक्ट टू लंग्स, ये गलत हो जाएगा भैया, लंग्स यही है और एटमॉस्फेरिक यही है भैया। एटमॉस्फेरिक एयर के रिस्पेक्ट में बात कर दी जाए तो ये जो एयर लंग्स में जा रहा वो नेगेटिव प्रेशर होगा, नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। ब्रीथिंग मैकेनिज्म कंट्रोल होता है मेनली बाय डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल जो होता है ये दो प्रकार का होता है, या तो एक्सटर्नल होता है या तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होता है। जब इंस्पायरेशन हो जाए तो डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसकी वजह से थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ता है थ्रू एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस में। और इतना ही नहीं, जब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस में वॉल्यूम बढ़ेगा उसकी वजह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और उसकी वजह से जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसकी वजह से डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, और इसकी वजह से जो लिफ्ट होगा और स्टर्नम होगा वो लिफ्ट अपवर्ड थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उठ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर इज कम, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और इंस्पायरेशन अटक हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब सिंपल यही है, जब हम लोग डायफ्राम मसल इंस्पायरेशन में होता है डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, और जिसकी वजह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंटीरियर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस का वॉल्यूम बढ़ेगा और जिसकी वजह रिफ्ट और स्टर्नम ऊपर उठेंगी और प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा और वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, तो ये एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स में आ जाएगा, मतलब कुल मिलाते इंस्पायरेशन हो जाएगा। अब वहीं पे एक्सपायरेशन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होता है देन दी एटमॉस्फेरिक, मतलब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस यहाँ पे डायफ्राम मसल
मसल और इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाते हैं, दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो एयर एक्सपायर कर जाएगा या एयर आउट हो जाएगा। ठीक, सीधी सी बात, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इस समय एनसीईआरटी बहुत बुरी फंसा रहा है सब। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट को मैंने देखा कि यहाँ पे सब लोग वैल्यू रटे हुए, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने डिफिनेशन थोड़ा नहीं पढ़ा हुआ, इसी वजह चलते होता है। बोले वॉल्यूम ऑफ एयर इन इंस्पायरेशन या एक्सपायर ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। बोले 500 ml हेल्दी पर्सन का ये क्या नाम है टाइडल वॉल्यूम होता है, लेकिन पर मिनट की बात कर दी जाए तो 6000 से 8000। ये कहाँ से आया ये भी नहीं मालूम, तो आ जाना, अभी आ जाए, मैं बता दूंगा, ठीक है। IRV इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, क्या ये सही है कि नहीं, तो क्या हो जाए बताओ, इंट्रापल्मोनरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाए कि क्या हो जाए, बताओ भैया। इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम होता है। कभी कभी यहाँ पे रिजर्व या रेजिडुअल लिख देते हैं, इंस्पायर रेजिडुअल वॉल्यूम, गलत हो जाएगा। इंस्पायर रिजर्व वॉल्यूम होता है, आर मतलब रिजर्व वॉल्यूम होता है। अच्छा, तभी भी तुम्हें मालूम होता है रिजर्व करना मतलब एडिशनल वॉल्यूम एयर, तो इंस्पायर करना मतलब बात कर दिया। कभी कभी तुम बस में जाते हो तो तुम बोलते हो वो सीट रिजर्व है, वहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, मतलब एडिशनल मतलब अलग से तुमने वो सीट बुक करवा रखी है। उसी तरीके से बोले एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल। बोले एडिशनल वॉल्यूम एयर मतलब जो नॉर्मल एयर लेते हो उतना तो लेते हो, लेकिन उसके बाद ये क्या है, बेसिकली हम क्या करें, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं, लेकिन अपने दम थोड़ा फोर्स लगाते हैं, फोर्सिबल। तो ये होते 2500 से लेके 3000 ml। उसी तरीके से ERV क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। एडिशनल वॉल्यूम ये तो मेरा नॉर्मल एक्सपायर मैंने किया, ये क्या हो गया, एडिशनल वॉल्यूम एयर इंस्पायर किया बाय अ फोर्सिबल, इस ये होता है 1000 से लेके 1100 ml होता है, ठीक है। उसी तरह रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इवन फोर्सिबल एक्सपायरेशन। जैसे मैं नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब मैं बोला हूँ पूरा निकाल दिया एयर, अब उसके बाद मतलब मैंने फोर्स लगाते जो एयर भी निकाल दिया, फोर्स लगाया, ये मैंने फोर्स लगा के पूरा एयर निकाल दिया, उसके बावजूद जितना एयर अभी बचा हुआ है हमारे लंग्स के अंदर, उसी को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। बोले वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर बचा हुआ है, एयर रिमेनिंग इवन फोर्सिबल एक्सपायरेशन, मतलब हम ऑक्सीजन तो या एयर तो एक्सपायर कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद जो हमारे लंग्स के अंदर एयर बचा होता है उन्हीं को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जिनका वैल्यू होता है 1100 से लेकर 1200 ml होता है। अब थोड़ा कैपेसिटी की बात कर दी जाए तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पढ़ लेते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर इवन आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। बोले कि भैया टोटल सबसे बड़ी याद रखना, टोटल वॉल्यूम सबसे बड़ी बात यही है, तुमसे यही डिफिनेशन पूछ लेगा और बोलेगा कि बताओ यार ये क्या बताना चाहता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या बताना चाहता है। लेकिन जब तुमने वैल्यू रटा हुआ है, डिफिनेशन नहीं रटा हुआ है, तो गलत होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। बोले टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर इवन आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, मतलब टोटल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करीब 3000 से लेकर 3500 ml आता है। उसी तरीके एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करिए तो यहाँ पे भी टोटल वॉल्यूम कैन एक्सपायर बाय अ नॉर्मल एस्पायरेशन, तब इसे बोलते हैं एस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब तुम्हारी क्षमता कितना है, टोटल वॉल्यूम एस्पायर कर दो बाय अ नॉर्मल एस्पिरेशन, इसी को बोलते हैं एस्पायरेटरी कैपेसिटी। टीवी प्लस ERV मतलब मैं तो ऐसे ही रखा था, ऐसे तैयार किया था 1 2, मतलब सबसे पहले एनसीईआरटी में टाइडल वॉल्यूम दिया, फिर उसके बाद IRV दिया, फिर उसके बाद ERV, तो मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV 1 और 2 आ जाएगा हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और 1 और 3 ये आ जाएगा मेरा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। 1500 से 1600 ml होता है, ठीक है। यह फालतू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर। अब देखो यहाँ पे इवन आफ्टर अ नॉर्मल एस्पायरेशन, फोर्सिबल नहीं होता, ये नॉर्मल एस्पायरेशन की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल एस्पायरेशन के बाद जो हम एयर तो इंस्पायर करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी।
ठीक है। फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी, ठीक। और वाइटल कैपेसिटी की बात कर लीजिए तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आफ्टर अ फोर्सिबल एस्पायरेशन, तो ये होता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। ये होता है टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी, मतलब 1 2 3 ये तीनों हो जाते हैं हमारे वाइटल कैपेसिटी। और नीट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तुम्हें मैं ये भी बता दे रहा हूँ, नीट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद टीएलसी टोटल लंच कैपेसिटी, तो मतलब सब चीज़ मिला दिया जाए, टीबी प्लस आईआरबी प्लस सीआरबी प्लस आरबी आता है कम से कम 5800 ml आता है, या तुम बोल सकते हो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, ये हो जाता है। अब ये एनसीईआरटी में एक फिगर बनाते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये स्टेटमेंट तो उपयोग करता है, स्टेटमेंट उपयोग करने का मतलब क्या होता है, वो बोलता है कि ऐसा है इन दी रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म in the alveoli oxygen blood oxygenated is more than ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। देखो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, सुनो, वो ऐसे पूछ रहा, इन दी रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म एल्बुलाई हैव मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब बोला है कुल मिलाते बोला है, या तुमसे ये बोलते कि इन रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म, जब रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म की बात करते हो तो एल्बुलाई में प्रेशर ज़्यादा होता है देन दी टिश्यू में बोला है। इन दी रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म एल्बुलाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मोर देन दी टिश्यू, मतलब मेरे कहने का मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन होता है, वो एल्बुलाई में ज़्यादा होता है बजाय टिश्यू में, ठीक है। वो इस तरीके कंपेयर वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि बोल दिया जाए इन रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म ब्लड डीऑक्सीजनेटेड इज लेस देन ब्लड ऑक्सीजनेटेड मैकेनिज्म, असर्शन दे दिया जाए, या तुमसे दो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दिया जाए। पहला स्टेटमेंट दे दिया जाए ब्लड डीऑक्सीजनेटेड इज लेस देन ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोले कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड की वैल्यू कम होती है देन दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बात तो सही है। अगर तुम्हें ये वैल्यू नहीं रहता रहेगा तो सोचो क्या हो जाएगा, गलत होने का है। चलो अब उसके बाद उसी तरीके से ये पूरा रटे रहना। 159 यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर होता है 0.3 CO2 पाया जाता है एटमॉस्फेरिक एयर। वहीं पे एल्बुलाई के अंदर ऑक्सीजन का लेवल 104 और CO2 का लेवल 40 हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड 40 हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड का 45 हो जाता है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड का 95 और CO2 का लेवल क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है। और उसी तरीके टिश्यू का लेवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है और CO2 का 45 होता है। तो आई होप तुम लोग तो ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से कंपेयर करवा सकता है। CO2 20 से 25 टाइम ज़्यादा होता है देन दी O2। इसकी कंसनट्रेशन CO2 की सॉल्युबिलिटी या कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है देन ऑक्सीजन से, ठीक है। अमाउंट ऑफ O2 डेट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन, इसे बोलते हैं। देखो बात करिए अमाउंट ऑफ CO2 जो CO2 डिफ्यूज करता है, डेट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन। बेटा CO2 को डिफ्यूज करने के लिए CO2 के तरीके से अपना अमाउंट ऑफ CO2 जो होता है ये डिफ्यूज करता है थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे करता है तो तुम ये बात जान दो कि इनका मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस के हिसाब से करते हैं। इन पार्शियल प्रेशर मच हायर देन O2। बोले सीधी सी बात तुम ये जानो CO2 का डिफ्यूजन जो रेट है CO2 का डिफ्यूजन रेट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू O2। ये सीधी सी बात बोले CO2 का डिफ्यूजन का रेट है मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इज पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन O2, मतलब O2 से कम होता है। मतलब जो ये CO2 का डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है या डिफ्यूजन रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है O2 से वजह में, ठीक है। अब 3 लेयर पाए जाते हैं, एक होता है एपिथेलियम होता है, एक एंडोथेलियम होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। एपिथेलियम जो होता है एक स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है और एंडोथेलियम भी बना होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा होता है, थिक होता है कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद बात है टोटल थिकनेस, बात करिए ये जो तीनों लेयर तुम्हें दिख रही हैं, एपिथेलियम एंडोथेलियम बेसमेंट, ये इनके थिकनेस की बात कर दी जाए तो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। टोटल थिकनेस मस्ट लेस देन 1 मिलीमीटर से भी कम होती है इनकी थिकनेस। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज।
CO2 था, O2 था नहीं, CO2 आरबीसी के थ्रू 20 से 25% जाता है, प्लाज्मा के थ्रू 7% और बाइकार्बोनेट की मदद से 70% जाता है। वहीं पे O2 की बात कर दी जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर दी जाए, तो आरबीसी से होते हुए 97% और प्लाज्मा से होते हुए 3%। अरे भैया जल्दी जल्दी समय में हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तभी बहुत तेजी से कर रहे हैं। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर 100 ml पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑक्सीजन 4 ml CO2 एल्बलाई तक ले जाता है। देखो भैया मैं तुम्हें दो चीज़ बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से आओ, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट जब मैं तुम्हें एक अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले तुम ये हटाओ 1 सेकेंड। हाँ पहले चीज़ ये चीज़ तुम हटाओ 1 सेकेंड, हटो 1 सेकेंड। सीधी बात, अब सुनो। सीधी बात, हट भाई हट भाई हट भाई। हाँ सीधी बात, अब सुनो। बोले CO2 की बात कर रहे हैं। CO2 आरबीसी 20 से 25%, प्लाज्मा 7%, बाइकार्बोनेट 70%। पहले चीज़ तुम ये वैल्यू रटो 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 रटो, ठीक है, रट दी। अब बोले हर 100 ml में, हर 100 ml में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ। 4 ml CO2 एल्बलाई के पास ले जाता है, 4 ml CO2 एल्बलाई के पास ले जाता है। कहाँ से? टीशू से उठाता है, एल्बलाई के पास ले जाता है। 100 ml में 4 ml CO2 ले जाता है। वहीं पे अब ऑक्सीजन की बात कर दी जाए, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ml ले जाता है? 5 ml ले जाता है। ऑक्सीजन में 5 ml ऑक्सीजन ले जाता है, कहाँ पे? एल्बलाई से होते हुए टीशू तक, टीशू तक, टीशू तक। क्या तुमसे यही, क्या मैं तुमसे ये बोलते 4 ml CO2 ले जाता है टीशू तक, यहाँ पे लिख दिया जाए 4 ml ले जाता है टीशू तक, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट तभी सही हो जा, 4 ml CO2 ले जाता है एल्बलाई के पास, कहाँ से? टीशू से, टीशू से एल्बलाई के पास 4 ml CO2 ले जाया जाता है। वहीं पे एल्बलाई से टीशू तक 5 ml ऑक्सीजन ले जाया जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे तुम जान जाना लास्ट में ये टीशू एल्बलाई है, ये भी गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। या हीमोग्लोबिन की बात करिए, रेड कलर होता है, आयरन कंटेनिंग Fe2+ में पाए जाते हैं, और ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है और बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन इसका सर्व जो होता है सिग्मॉइड सर्व होता है, और ये कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल H+ आयन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जहाँ तक मैं बोल दूँ pH पे भी डिपेंड करता है, pH पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, pH पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। अब बता रहे हैं एल्बुलाई में, जब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं तो एल्बुलाई में देते हैं PO2 ज़्यादा होता है। अरे भैया एल्बुलाई में एटमॉस्फेरिक एयर आ रहा है, तो यहाँ पे PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड हाई होता है, PCO2 लो होता है, H+ आयन लो होता है और लोअर टेम्परेचर होता है, और pH ज़्यादा होता है। हमेशा हमेशा ये कॉन्सेप्ट रटे रहो कि H+ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ की कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH होता है, pH होता है। मतलब जहाँ पे H+ कम हो जा वहाँ पे pH ज़्यादा हो जा। तो आओ जरा हम लोग पढ़ते हैं, आओ हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे H+ कंसंट्रेशन लो है, लो है, देखो लिखा है लो है, लो है, तो यहाँ पे pH ज़्यादा हो जा, यहाँ पे pH ज़्यादा हो जा। तो PO2 एल्बलाई में PO2 ज़्यादा होता है, PCO2 कम होता है, H+ आयन कम होता है, pH ज़्यादा होता है और टेम्परेचर लो होता है। वहीं पे टीशू की बात कर रही है, NCERT की लाइन है, मेरी कोई लाइन नहीं है। PCO2 ज़्यादा होता है। अरे भैया टिश्यू में क्या होता है? टिश्यू में CO2 ज़्यादा होता है, P ऑक्सीजन ले आता हूँ लेकिन कम होता है, H+ आयन ज़्यादा होता है, और जहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे pH की वैल्यू कम होती है और टेम्परेचर हाइयर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मिलते हैं, ये सारी चीज़ें किससे फेवर करते हैं? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए फेवर करते हैं। उसी तरीके जब हीमोग्लोबिन जब CO2 से जुड़ता है तो कार्बा इम्यूनो हीमोग्लोबिन बनाता है। अब बात
बात कर दी जाए, जब भी CO2 ज़्यादा रहेगा, जब भी CO2 की कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा रहेगा तो PO2 कम रहेगा। कहाँ पे? टिश्यू में। अरे बोल भाई, टिश्यू में PCO2 ज़्यादा होता है? हाँ मैंने जानता हूँ। PO2 कम होता है कहाँ पे? टिश्यू में। तो यहाँ पे क्या क्या बाइंड करेगा? ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ, CO2 बाइंड करेगा। अरे साहब, टिश्यू में CO2 ज़्यादा होता है, CO2 में ज़्यादा होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड करेगा। और वहीं पे एल्वलाई में जब आते हो तो तुम जानते हो पी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या पी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होता है, PCO2 कम होता है। PCO2 ज़्यादा होता है, PCO2 कम होता है। तो ये किससे बाइंड करेगा? बोल रहे हैं यहाँ पे डिसोसिएशन होता है। देख कुल मिलाते ये होता है टिश्यू, ये होता है टिश्यू। ठीक, अब देख ये होता है टिश्यू। जो उससे भी बढ़िया बात बताता हूँ। देख ये होता है CO2, ये होता है टिश्यू। अब देखो यहाँ पे टिश्यू में क्या ज़्यादा होता है? टिश्यू में ज़्यादा क्या होता है? टिश्यू में ज़्यादा होता है, क्या नाम है? टिश्यू में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। पहले बताओ, टिश्यू में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है? टिश्यू में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, हाँ। तो जब हीमोग्लोबिन आएगा, मान लो ये हीमोग्लोबिन आएगा तो यहाँ से चार CO2 तो बांध के ले जाएगा एल्बुलाई में ले जाएगा। टिश्यू तो 4 CO2 बांध के एल्बुलाई में ले जाएगा। टिश्यू में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो हीमोग्लोबिन 4 CO2 से बाइंड करेगा और ये 4 CO2 बाइंड करते एल्बुलाई में ले जाएगा। अब देखो ये टिश्यू हटा रहा हूँ, एल्बुलाई में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे CO2 बाइंड किया हुआ है तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाता है। एल्बुलाई में CO2 का डिसोसिएशन होता है। लिखा क्या है? हिंदी एल्बुलाई में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है। यहाँ पे CO2 का डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन मतलब टूट जाना, और कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन टूट जाता है और बन जाता है ऑक्सीजन। जब बाइंड कर लेगा तो क्या बना लेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। ठीक है, अब CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, कहाँ से? टिश्यू से एल्बुलाई तक, और वहीं पे RBC कंटेन करता है। अरे भैया, CO2 हीमोग्लोबिन कहाँ पे बाइंड करता है? टिश्यू से लेके एल्बुलाई तक। ठीक है, RBC कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सेम पॉजिटिव प्लाज्मा। तो ये NCERT की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि RBC कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेट, और माइन्यूट क्वांटिटी में प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और वहीं पे टिश्यू की बात कर दी जाए तो PCO2 ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कैटाबोलिज्म। अरे बोल भाई, कैटाबोलिज्म का मतलब टूटना। ऑक्सीजन टूटता है, ऑक्सीजन टूट के टिश्यू में चला जाता है, और CO2 जो होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ जाता है। ठीक है, और CO2 डिफ्यूज इन द ब्लड, बोले CO2 डिफ्यूज हो जाता है ब्लड के जरिए होते हुए और बना लेता है बाइकार्बोनेट प्लस H+ आयन, और ब्लड साइड में PCO2 की मात्रा कम होती है, और इसी वजह ये रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और बना लेता है CO2 प्लस वाटर। NCERT में ये रिएक्शन दी हुई है। अब देखो ह्यूमन ब्रेन की बात कर दी जाए तो ह्यूमन ब्रेन अपने रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर तो हम मेंटेन कर पाते हैं, एबिलिटी टू मेंटेन मॉडरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर तो, या रेस्पायरेटरी रिदम तो। ठीक है, सुटेबल ऑफ डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू, जितना चाहिए हमें उतना कर लेते हैं अपने। डन बाई न्यूरल टिश्यू, ए स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है मेड्यूला रीजन ऑफ ब्रेन। सबसे पहले बता दो रहा हूँ, एक स्पेशलाइज रीजन जो कि मेड्यूला में पाया जाता है, और ये किसका रीजन होता है? ब्रेन का रीजन होता है, और ये क्या कंट्रोल करता है? रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। जब प्राइमरीली की बात कर दी जाए तो प्राइमरीली मेड्यूला होता है, फिर एन अदर पॉन्स होता है, और ये भी ब्रेन के ही हिस्से में पाया जाता है, और इनके पास निमोटॉक्सिस सेंटर होता है, और जो भी ये भी रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, अब न्यूरल सिग्नल की बात कर दी जाए तो ये रिड्यूस करता है, ये इंक्रीज नहीं करता, रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इनस्पायरेशन, ड्यूरेशन ऑफ इनस्पायरेशन। कीमोसेंसिटिव किसके लिए सेंसिटिव होता है? CO2 के लिए, और H+ आयन कंसंट्रेशन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। रेस्पायरेटरी एसोसिएटेड विद एरेक्नोइड आर्च और कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 और H+
कंसल्टेशन बोला है कि कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं जैसे कि एरोटरेट आर्च होता है और कैरोटिड आर्टरीज या आर्च होता है। ये दोनों CO2 और H प्लस आयन की कंसल्टेशन को रिकॉग्नाइज कर देते हैं और सेंड कर देते हैं न्यूरल सिग्नल को, और जिसके वजह से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मेंटेन कर पाते हैं। तो ये चैप्टर अपना होता है खत्म। अब एक बार हमारा डिसीज में हम लोग एक बार देखते हैं। डिसीज में अस्थमा की बात कर दी जाए तो ये होता है डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग कॉजिंग विनेजिन टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियो। बोले अस्थमा की बात कर दी जाए तो ब्रीथिंग करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन होने लगता है। ठीक है, इसी वजह से ब्रीथिंग करने में बहुत डिफिकल्टी फील होती है और इसी बीमारी को बोलते हैं अस्थमा। ठीक है, एम्फीसेमा की बात कर दी जाए तो इसे हम ठीक करते हैं anti-1,3 ट्राइट्रिप्सिन। क्या था? anti-1,3 ट्रिप्सिन होता है। आई होप यही होता होगा, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, ये होता है। ठीक है, एम्फीसेमा की बात करिए, ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। क्रोनिक डिसऑर्डर क्यों होता है और एक बार और देख लेते हैं ना। बोले इस एल्वेलर वॉल डैमेज हो जाती है। एल्वेलर वॉल डैमेज हो जाती है क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हुआ। बोले भैया ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एल्वेलर वॉल जो होता है ये डैमेज हो जाता है। क्योंकि जब एल्वेलर वॉल डैमेज हो जाता है तो रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है। और क्यों होता है? जो कि सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, एम्फीसेमा anti-1,3 ट्रिप्सिन है कि ट्राइट्रिप्सिन? हाँ भैया ये गलत है। 1 सेकेंड, मुझे कन्फ्यूजन हुआ था, मैं उसका अल्फ़ा की जगह हम एंटी लेते रहते, गलत है ना। अल्फ़ा-1 ट्रिप्सिन होता है, अल्फ़ा-1 एंटी ट्रिप्सिन होता है। मैं कंफर्म कर लिया, अच्छा हुआ। एक मिनट देना, ठीक है। एम्फीसेमा तो कैसे ठीक किया जाता है? अल्फ़ा-1,3 एंटी ट्रिप्सिन ठीक है, अल्फ़ा-1 एंटी ट्रिप्सिन से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई? अल्फ़ा-1 एंटी ट्रिप्सिन से ठीक किया जा सकता है एम्फीसेमा। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई। अब उसके बाद लास्ट डिसीज है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टेन इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज में स्पेशली ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जहाँ पे पत्थरों को तोड़ा जाता है, पीसा जाता है। तो इस सारे इंडस्ट्री में जो सीमेंट उमेंट बनती है उस सारे इंडस्ट्रीज में हमारे क्या नाम है डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप। बोले जो हमारे शरीर के डिफरेंट मैकेनिज्म है ये पूरी तरीके से अपने लंग तो नहीं बचा पाती हैं, लंग तो नहीं बचा पाती थी लॉन्ग सिचुएशन में। ठीक है, बोले काफ़ी लंबे समय पे अगर यही चीज़ चलता रहे, मतलब बंदा यही काम करता रहे बिना मास्क लगाए, बिना मास्क मतलब एक होता है क्या नाम है सिलिका का मास्क होता है जिसमें जी जितने भी पार्टिकल होते हैं वो अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एडजॉर्ब कर लेता है। तो सिलिका का मास्क होता है, चारकोल का मास्क आता है। तो ये सब बचने का भी उपाय है। ठीक है, तो या बोले अगर लॉन्ग स्पोर्ट काफ़ी लंबे समय से अगर इन्फ्लामेशन होता है और उससे क्या हो जाता है हमारे लंग्स में छेद हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, और हमारे लंग डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, और वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज शुड बी वियर प्रोटेक्टिव मास्क। सिलिका का मास्क, चारकोल का मास्क आता है, ये सारे यूज करते हैं। तो ठीक है, एक बार NCERT के मैं सारे फिगर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये होता है एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स होता है, ट्रेकिया होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है, ये लिखा है। ठीक है, ब्रोंक्यूल होता है, ये ब्रोंकस होता है। ठीक है, ये कट एंड ऑफ रिप्स होता है। ठीक है, और लंग्स होता है, यही फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, तो जरा फिगर देख लेना, हमेशा यहाँ से मत देखना। तुम यहाँ पे देखते हो तभी तुम्हारा गलती होता है, यहाँ पे मत देखना। यहाँ पे तुम्हें क्या लगेगा कि भैया ये एयर इनस्पायर होता है कि इंस्पायर नहीं। देखो हमेशा जब लंग्स आता है तो ये अंदर से अंदर आ रहा तो इनस्पायरेशन होता है। तो ये फिगर इनस्पायरेशन हो जाए तो एयर रिब्स और स्टेर्नम राइज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस बढ़ेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये कितना फिगर हो जाएगा, इनस्पायरेशन। वहीं पे एस्पायरेशन
जब एयर बाहर जाएगा तो रिब्स और स्टर्नम अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, और वॉल्यूम ऑफ थॉरस कम हो जाएगा। और इसकी वजह यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तो इस तरीके से डायफ्राम है, तो इस तरीके में, और देखो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तो इस तरीके से हो जाएगा। मतलब जब जब एयर अंदर आएगा तो ये डायफ्राम कॉन्टैक्ट करके सीधा हो जाएगा, तो इस टाइप में हो जाएगा। मतलब अब उतना ही भी सीधा नहीं हो जाएगा, लेकिन सीधा होने का प्रयास होगा। और जब हवा निकलेगी तो ये तो सी शेप नुमा स्ट्रक्चर बना लिए। तो ठीक है, तो ये याद रखना भैया। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इसका डिफिनेशन याद रखना, वॉल्यूम ऑफ एयर इन एस्पायरेशन, एस्पायरेशन ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये भी तुम पढ़ लेना, जहाँ पे ज़्यादा होता है नंबर, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, ये सारी चीज़ एकदम ध्यान दे लेना। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद तुम ये पढ़ लेना, ये होता है एल्बुलस। यहाँ पे तुम्हें नेमिंग करने के लिए आ जाएगा। तो पल्मोनरी वेन होता है, फिर उसके बाद सिस्टमैटिक आर्टरीज होता है, फिर उसके बाद इधर से सिस्टमैटिक वेन्स होता है, ये पल्मोनरी आर्टरीज होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना, नेमिंग पूछी जाती है, तो आई होप तुम लोग करते होगे। ठीक है, ठीक है, नेमिंग करते रहना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 ज़्यादा होता है, PCO2 कम होता है। PO2 95 होता है, PCO2 40 mmHg होता है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद उसी तरीके से जब हम एल्बुलर मेम्ब्रेन में आते हैं तो यहाँ पे PO2 104 mmHg होता है, और PCO2 40 mmHg होता है। ठीक है, वहीं पे जब टिश्यू के बाद जाते हैं, मतलब यहाँ पे टिश्यू में आते हैं, तो यहाँ पे PO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड में PO2 कम हो जाता है, और PCO2 बढ़ जाता है, 45 हो जाता है, 40 हो जाता है। तो नंबरिंग, नेमिंग और कहाँ पे क्या दिया है, ये बढ़िया देखना। उसी तरीके से ये होता है, एयर जब हम इनहेल करते हैं तो ये 3 लेयर बना होता है। एक स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, एक होता है एंडोथीलियम, एक होता है एंडोथीलियम, और एक होता है बेसमेंट सब्सटेंस। 3 लेयर से बने होते हैं। ये होता है ब्लड कैपिलरी, इसमें कुछ RBC भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये सारी बात तुमने समझना। अब ये देख लेना कि ये जो कर्व है, सिग्मॉइड कर्व, ये किसके बीच में है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड या हीमोग्लोबिन बोला जाता है, किसके बीच में पाया जाता है। ठीक है, और ये तुम रिएक्शन देख लेना, जहाँ पे कार्बोनेट एनहाइड्रेट है, जहाँ पे बाइकार्बोनेट H+ आयन बनता है, और जहाँ पे CO2+ वाटर बनता है। ठीक है, तो अब हमें लगता है मैंने सारा चीज़ बता दिया है। ठीक है, चलो भैया, इसी के साथ हमारा एक होता है खत्म, एक चैप्टर। ठीक है।